हेलो फ्रेंड्स, आज हम +1 क्लास की बुक हॉर्नबिल का चैप्टर 5 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एलिंग प्लेनेट द ग्रीन मोमेंट्स रोल, रिटन बाय नानी ए पालकीवाला. नानी पालकीवाला was born in Mumbai in 1920 and he died in Mumbai in 2002. नानी पालकीवाला एक फेमस ज्यूरिस्ट रहे हैं. ज्यूरिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन लॉ, जो कानून में एक्सपर्ट हो, विधिवेत्ता हो. अगर ह्यूमन राइट्स की बात करें, उनकी सुरक्षा करने में, उनके बारे में आवाज उठाने के लिए नानी पालकीवाला को विशेष तौर पर जाना जाता है. ये एक लिबरल इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं. अगर हम चैप्टर की बात करें, ये चैप्टर नहीं है, ये एक आर्टिकल है. अब आर्टिकल क्या होता है? एक तो ग्रामर के आर्टिकल्स होते हैं, ये वो नहीं है. आर्टिकल होता है लेख. न्यूज़पेपर में कोई भी व्यक्ति जब अपना लेख देता है, अपना आर्टिकल देता है, तो उसे पब्लिश किया जाता है. इसी प्रकार से द इंडियन एक्सप्रेस, जो एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें नवंबर 24, 1994 को नानी पालकीवाला का ये आर्टिकल पब्लिश हुआ. और इस आर्टिकल में नानी पालकीवाला ने अपनी चिंता व्यक्त की है, अपना कंसर्न दिया है अर्थ के रिगार्डिंग, कि जो हमारी अर्थ है वह बीमार होती जा रही है. एलिंग प्लेनेट नाम भी लिखा हुआ है. और इस बीमार धरती को बचाने में, इसको सुरक्षित करने में किसका योगदान रहा है? द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. तो ग्रीन मूवमेंट का क्या रोल रहा है, यही सब इसमें एक्सप्लेन किया है. इसमें कुछ चीजों के ऊपर फोकस किया है, जिनके बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे. और क्या है वो चीजें? डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, अर्थ का दिन प्रतिदिन गिरता हुआ स्वास्थ्य, कि किस प्रकार से ये अस्वस्थ होती जा रही है, ये इल हेल्थ इसका जो है होता जा रहा है. ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन किस प्रकार से हमारे लिए रुकावट, बाधा पैदा कर रही है. डिफोरेस्टेशन, वनों का दिन प्रतिदिन कटाव होता जा रहा है. और आगे है द ग्रीन मूवमेंट, कि ग्रीन मूवमेंट क्या है, ग्रीन मूवमेंट का कैसे हमारे एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने में अपना योगदान है. 1972 में न्यूजीलैंड में एक पार्टी का निर्माण हुआ, वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी. और इस पार्टी ने, यानी कि इस ग्रीन पार्टी ने इस इन्वायरमेंट को सुरक्षित करने में अपना कितना योगदान दिया है. और जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ है, लगभग 25 साल हो चुके हैं. आज के कंटेक्स्ट में ये बात नहीं है, ये बात है 1994 के कंटेक्स्ट में, कि 1994 में राइटर हमें बताता है कि ग्रीन मूवमेंट को शुरू हुए लगभग 25 साल हो गए हैं. और तब से आज तक दुनिया ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है. धरती को बचाने के निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं. अब वो प्रयास क्या हैं, कैसे हैं, आइए हम जानते हैं आगे चैप्टर में. 1972 में ग्रीन मूवमेंट चली, और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ ह्यूमन हिस्ट्री में कि लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया. लोगों ने इसको समझा, महसूस किया कि धरती को बचाना बहुत जरूरी है. और फिर कभी मुड़ करके इस मोमेंट ने कभी भी पीछे नहीं देखा. अब तक जो मानव का, इंसान का जो विचार था, वो मैकेनिस्टिक व्यू था. मैकेनिस्टिक व्यू क्या होता है? मैकेनिस्टिक व्यू है कि जो धरती के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कहीं पे अर्थक्वेक है, कहीं पे फ्लड है, कहीं पे तूफान आ रहे हैं. तो इंसान सोचता रहा है कि ये धरती के ऑटोमेटिक नेचुरल चेंजेस हैं, उसके फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं, इनके में हम कुछ नहीं कर सकते, हम इनमें बदलाव नहीं ला सकते, परिवर्तन नहीं ला सकते. लेकिन जब से ग्रीन मूवमेंट आई है, तब से लोगों ने समझना शुरू कर दिया है, उन्होंने महसूस करना शुरू कर दिया है. और क्या महसूस करना शुरू कर दिया? अब उनका ये मैकेनिस्टिक व्यू चेंज होकर के बन गया होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू.
अब होलिस्टिक और इकोलॉजिकल व्यू क्या है? क्रीचर्स, ट्रीज, रिसोर्सेज जितने भी इस धरती पर हैं वो सब के सब एक कंप्लीट यूनिट हैं, यानी कि दे आर द पार्ट ऑफ अ यूनिट, एक ही यूनिट का पार्ट है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं। एंड ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट, यानी कि जो पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदियां, नाले, पहाड़, पर्वत, ये सारे क्या हैं? ये एक ही यूनिट है और हम इंसान भी उसका एक पार्ट हैं। और ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसको सुरक्षित रखें। अब ऐसा महसूस करना इंसान ने शुरू कर दिया है, यानी कि पहले ये विचार था, चेंज होकर के ये उसको बन गया है। और सबसे ज्यादा एक क्रांति कब आई इस विचार में कि हमने अर्थ को सेफ रखना है? कब आया वो चेंज? जब कॉपरनिक्स कौन है? एक खगोल शास्त्री है, एक एस्ट्रोनॉमर था। इन्होंने बताया कि जो अर्थ है और दूसरे प्लैनेट्स हैं वो सारे सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि अर्थ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि अर्थ क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे मैं हूं, आप हैं, इस दुनिया में जितने भी जीवित प्राणी हैं जैसे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसे ही धरती भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जब ये क्लियर हो गया कि धरती जो है उसमें जीवन है, तब एक समस्या और आ गई इंसान के माइंड में कि एक मेटाबॉलिक नीड्स, सबकी मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं। जैसे हमें एनर्जी चाहिए तो हम फूड खाते हैं, फूड इनटेक करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, तो क्या होता है? वो चय अपचय की क्रिया उसको बोलते हैं हिंदी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं। ठीक वैसे ही इस अर्थ की भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का होना बहुत जरूरी है। इसको भी फूड की जरूरत पड़ती है। अब फूड की जरूरत ये नहीं है कि जो हम खाते हैं वो इसे खिलाएं। फूड की जरूरत मतलब कि रिवर्स को साफ सुथरा रखें, ट्री प्लांटेशन करें, पर्यावरण को अच्छा रखना, वो इसका फूड है। जब इसको प्रॉपर फूड मिलेगा तो ये प्रॉपर हमें क्या देगी? ऑक्सीजन देगी, बिल्कुल क्लियर क्लीन वाटर प्रोवाइड करेगी, ये सब चीजें, और इसका सिस्टम बैलेंस हो जाएगा। तो इसको भी फूड और एनर्जी की जरूरत होती है। लेकिन अर्थ तो एक पेशेंट है, अर्थ को तो हमने पेशेंट बना दिया, एलिंग प्लेनेट, बीमार बना दिया है। और जब इसको हमने बीमार बना दिया है तो किसी भी बीमार व्यक्ति को सही कौन करता है? डॉक्टर। जैसे हमें फीवर हो जाता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसे ही अर्थ का डॉक्टर कौन है? हम अर्थ के डॉक्टर हैं, हम इंसान। क्यों? क्योंकि हम इस पे रह रहे हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ इट, हम इसका एक हिस्सा है, एक अंग है। हम इसके ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी इसके पैट्रन हैं, हम इसके गार्जियन हैं, इसको सुरक्षित रखने का जिम्मा हमारा है। और हम इसमें बताया गया है चैप्टर में कि जो इंसान है वो एक स्टीवर्ड की तरह है। स्टीवर्ड जो देखभाल करता है, कि हम एक स्टीवर्ड की तरह, हम एक ट्रस्टी की तरह, ये हमारी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि हम इसके रिसोर्सिस का सही प्रयोग करें। अगर हम इसके रिसोर्सिस का सही प्रयोग नहीं करेंगे, इसी प्रकार से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते रहेंगे, तो जो हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशंस हैं उनके लिए क्या छोड़ करके जाएंगे? जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए विरासत में घर, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला छोड़ करके जाते हैं, ऐसे ही एक नेचर के रूप में इस एक एलिंग प्लेनेट छोड़ करके जाएंगे। तो पॉइंट कहता है कि इस धरती को बचाना बहुत जरूरी है। सेव द अर्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, कि जो आने वाली जनरेशंस हैं उनके लिए हमें धरती को बचाना चाहिए। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिक्योर द अर्थ बिकॉज वी आर द ट्रस्टी, वी आर द स्टीवर्ड ऑफ दिस अर्थ। और इसी संदर्भ में आगे क्या होता है कि एक कमीशन है, द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये एक विश्व का कमीशन बना, एक आयोग बना हुआ है एनवायरमेंट पे और डेवलपमेंट पे। इसने एक कंसेप्ट दिया 1987 में। कंसेप्ट क्या दिया? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एग्जाम में आ जाता है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन दी है उसको समझना बहुत जरूरी है। और वो क्या है? डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। ऐसी डेवलपमेंट
जो प्रेजेंट की नीड्स हैं उनको पूरा करे। भाई विकास तो तभी माना जाएगा जब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, लेकिन एक कंडीशन रख दी साथ में। कंडीशन क्या? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। हमारी जरूरतें पूरी हो जरूरी है, लेकिन हम कंप्रोमाइज ना करें किसके साथ? फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स के साथ, कि जो आने वाली जनरेशंस हैं, हम अभी इन जितने भी संसाधन है, रिसोर्सेस हैं, उनका यूज कर लें, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए क्या छोड़ करके जाएं। तो ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो और हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें। तो इसी डेवलपमेंट को क्या बोला है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट कंप्लीट्स आवर प्रेजेंट नीड्स बट नॉट फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जनरेशंस नीड्स। कि भाई फ्यूचर जनरेशंस की जो जरूरतें हैं उनको भी पूरा करे और प्रेजेंट की जरूरतों को भी पूरा करे। इस प्रकार का बैलेंस बना करके चलने को क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब राइटर आगे बात करता है एक जू की, एक चिड़ियाघर की। लुसाका एक जगह है जाम्बिया में। जाम्बिया में लुसाका में जो चिड़ियाघर है उसमें एक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, एक केज के बाहर, एक पिंजरे के बाहर। और उस पिंजरे में क्या है यह बताया गया है। और क्या लिखा हुआ है? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। दुनिया का सबसे खतरनाक एनिमल कौन हो सकता है? हैव यू थॉट अबाउट इट? आपने सोचा है इस बारे में? और उस पिंजरे के अंदर कुछ भी नहीं है और लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। लेकिन हाँ, उस पिंजरे में, उस केज में एक मिरर लगा हुआ है और जब भी कोई इंसान जाकर के उसमें देखता है तो उसे अपना ही चेहरा दिखाई देता है। इट मीन्स कि मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन दिस अर्थ। इस धरती का सबसे खतरनाक पशु ही इंसान है। वही जितने भी इस संसार में इस नेचर के साथ खिलवाड़ हुए हैं वो सब इंसान की वजह से हैं। तो ये मैसेज दिया है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, वी मस्ट प्रिजर्व द एनवायरमेंट। हमें एनवायरमेंट को क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए। आगे बताते हैं कि जो बहुत सारी नई एजेंसीज आई हैं और नई एजेंसीज ने अपने एफर्ट्स किए हैं। क्या किए हैं? अपने एफर्ट्स किए, अपने प्रयास किए हैं। किसके लिए? पार्टनरशिप सिस्टम। कि ये जो दुनिया है ना, ये जो दुनिया है, इसमें जो नेचर को बचाने का जिम्मा है किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी एक गांव का नहीं है, किसी एक शहर का नहीं है, किसी एक स्टेट का नहीं है, किसी एक कंट्री का नहीं है। किसका है? पार्टनरशिप सिस्टम है। सबको प्रयास करने पड़ेंगे। जिसके पास जैसा संसाधन है वो उसी से प्रयास करे और क्या करे? अपने नेचर को बचाने के लिए बहुत जिम्मेदारी से काम ले। तो कहते हैं पार्टनरशिप सिस्टम होना चाहिए कि सब क्या है उसमें अपना अपना योगदान दें। और एक बात और कहता है राइटर के 1.4 मिलियंस लिविंग स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं, जातियां हैं, जिनमें से आप तो जानते भी नहीं हैं। कितनों को जानते हैं? कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, शेर, मछली और बहुत सारे नाम आप बता सकते हैं। तो 1.4 मिलियन स्पीसीज है जो इस धरती पे इंसानों के साथ रह रही है। एक बात और कहता है, ये तो साइंटिस्ट ने हमें बताया है, साइंटिस्ट ने खोजा है, डिस्कवरी की है। बायोलॉजिस्ट, जीव विज्ञानी क्या कहते हैं कि 100 मिलियंस से ज्यादा तो ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, क्लासीफाई नहीं हुई है, नॉट क्लासीफाइड हैं। तो 1.4 मिलियन को तो हम जानते हैं, इनको तो हम जानते ही नहीं है। और किसकी वजह से जानते हैं? लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान नहीं है, इग्नोरेंस है, अज्ञानता, उनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो पता नहीं कितनी लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों स्पीसीज इस दुनिया में रहती हैं। आइए हम आगे देखते हैं कि राइटर आगे क्या एक्सप्लेन करता है। राइटर हमें आगे एक्सप्लेन करता है कि एक बुक लिखी है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने। बुक का क्या नाम है? द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। और इस बुक में बताया है कि ये जो सारा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, उसका फाउंडेशन, उसका आधार 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है।
देयर आर 4 बायोलॉजिकल सिस्टम विच आर एक्सप्लेन्ड बाय लेस्टर आर ब्राउन इन हिज बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। और वो क्या क्या हैं, पहले उनके नाम देख लीजिए। 4 बायोलॉजिकल सिस्टम कौन थे? एक तो फिशरीज, दूसरा फॉरेस्ट्स, तीसरा है ग्रासलैंड्स एंड फोर्थ है क्रॉपलैंड्स। ये 4 सिस्टम ऐसे हैं, अगर ये 4 सिस्टम इम्बैलेंस हो जाए तो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन हम इन 4 बायोलॉजिकल सिस्टम को भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि हम ज्यादती कर रहे हैं इनके साथ। कैसे? सबसे पहले फिशरीज, ओवर फिशिंग कर रहे हैं हम प्रोटीन चाहते हैं कि हमें प्रोटीन मिलनी चाहिए। फिशिंग करना ठीक है, लेकिन ओवर फिशिंग, बहुत ज़्यादा फिशिंग करना, वो गलत है। तो राइटर कहता है कि अगर हम फिशरीज को ओवर फिशिंग करेंगे, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ेंगे प्रोटीन्स के लिए और दुनिया अपनी भूख को मिटाने के लिए, कुछ लोग तो सुबह से शाम तक नाश्ते में भी, लंच में भी और डिनर में भी मछली ही खाते हैं। तो राइटर कहते हैं कि ओवर फिशिंग नहीं होनी चाहिए, नंबर 1, अगर हमने सिस्टम को बैलेंस रखना है। नंबर 2, फॉरेस्ट, जो जंगल हैं वो कटते जा रहे हैं, डिसअपियर होते जा रहे हैं। आजकल जंगल दिखाई ही नहीं देते। लोग उनको क्या करते हैं, जहां पर गरीबी बहुत ज़्यादा है जिन देशों में, वहां पर आग के लिए, कुकिंग के लिए लकड़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है और फॉरेस्ट इस प्रकार से डिसअपियर होते जा रहे हैं। बल्कि चैप्टर में तो ये कहा है कि जिस पॉट में, जिस बर्तन में हम खाना बना रहे हैं, उसके नीचे जो आग जल रही है, वो लकड़ियां उस पॉट में बनने वाले खाने से ज़्यादा महंगी हैं। यानी कि जो हांडी होती है ना, हांडी में जो खाना बन रहा है वो सस्ता है, उसके नीचे जलने वाली लकड़ियां ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट डिसअपियर होते जा रहे हैं। तो हमें इनको भी मैनेज करना पड़ेगा। इनको मैनेज नहीं करेंगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा। उसके बाद है ग्रासलैंड्स, जो चरागाहें होती हैं, जहाँ पर पशु चरते हैं, घास चरने जाते हैं, वो भी बैरन हो गई है। बैरन मतलब उनमें कुछ नहीं होता, बंजर हो गई है भूमि, वेस्टलैंड है वो। तो उनको भी ठीक करना पड़ेगा, तभी ग्रीनरी हो पाएगी और हरी भरी दुनिया होगी, तो हमारी अर्थ स्वस्थ हो सकती है, जिसको क्या कहा गया है? द एलिंग प्लेनेट। इसके बाद लास्ट में है क्रॉपलैंड्स। क्रॉपलैंड्स जहां पे फसलें उगती हैं, वो भी डिक्लाइन होती जा रही है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार होती जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, खाद, यूरिया आदि आदि बहुत दवाइयों का ऐसा प्रयोग हो रहा है, जिससे वहाँ पर फसलें होना मुश्किल हो गया है। तो इसलिए राइटर कहता है कि जो मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन ने कहा है कि ये जो 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है, फिशरीज, फॉरेस्ट्स, ग्रासलैंड और क्रॉपलैंड्स, ये फाउंडेशन है, ये आधार हैं हमारे इकोनॉमिक सिस्टम का। एक राइटर हुए डॉक्टर मायर्स। डॉक्टर मायर्स ने तो यहां तक कह दिया कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज द पावर हाउस ऑफ इवोल्यूशन, कि जो उन्नति है, जो प्रगति है, उसका आधार ही ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। कि जो उष्ण कटिबंधीय जो वन होते हैं, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वो हमारे इस सिस्टम को चलाने में, इसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं। आइए हम देखते हैं कि आगे राइटर अपनी बात को किस प्रकार से एक्सप्लेन करता है। राइटर ने कितना अच्छा एक्सप्लेन किया है कि क्या 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है जो फाउंडेशन है पूरी अर्थ को बैलेंस करने के लिए। आगे हमें बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं, दिक्कतें कहाँ आ रही हैं। सबसे पहली तो है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, जंगल कटते जा रहे हैं और किस स्पीड से कट रहे हैं? 40 से 50, 40 to 50 मिलियन एकर्स अ ईयर, एक साल में 40 से 50 मिलियन एकड़ जमीन से पेड़ कट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? डिफोरेस्टेशन हो रहा है, यानी कि वनों का कटाव बहुत ज्यादा स्पीड से हो रहा है, 40 से 50 मिलियन एकड़। आप सोच करके देखो। इसके बाद है डंग बर्निंग, जो गोबर है उसको जलाया जा रहा है।
और डंग बर्निंग से क्या हो रहा है? प्रिवेंट द सोइल टू बिकम अ नेचुरल फर्टिलाइजर। जो पहले खेतों में गोबर डालते थे, गोबर की खाद डालते थे, उससे जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो नेचुरल फर्टिलाइजर बन जाती थी, यानी कि उसमें प्राकृतिक उपजाऊपन आ जाता था। लेकिन अब तो हम उस डंग को, उस गोबर को खेतों में नहीं डाल रहे हैं, उसको जला रहे हैं। तो दूसरा कारण ये है कि हमारी नेचर जो है वो इम्बैलेंस हो रही है। एक राइटर है मिस्टर जेम्स स्पेथ, जो उस समय प्रेसिडेंट होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। तो मिस्टर जेम्स स्पेथ ने क्या कहा, जो क्या प्रेसिडेंट है, क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में 1 नंबर कई बार कि मिस्टर जेम्स स्पेथ किसके प्रेसिडेंट है? तो प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के हैं। इन्होंने एक बात कही, और कितनी इंपॉर्टेंट बात कही, और सोचने की बात है, उस पर विचार करना चाहिए हमें। वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट्स एट एन एकड़ अ सेकेंड। कहता है कि हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई 1 सेकंड में 1 एकड़ जमीन के ऊपर जो फॉरेस्ट हैं हम उनको लूज कर रहे हैं, हम उनको खो रहे हैं। यानी कि 1 एकड़ जमीन 1 सेकंड में उसके ऊपर जितने पेड़ हैं सब खत्म। ये नहीं है कि एक ही जगह का हो रहा है, पूरी दुनिया में जहां पर भी पेड़ कट रहे हैं अगर उनको मिला करके बनाया जाए तो 1 एकड़ जमीन मिलती है कि 1 सेकंड में वो क्या हो रही है, हम उसको समाप्त करते जा रहे हैं, उससे पेड़ हटाते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। लेकिन जेम्स स्पेथ क्या कहता है? बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकंड। कहते कि नहीं, ये तो उसके करीब आ गया बिल्कुल कि 1 एकड़ और हाफ एकड़, और यानी कि 1.5 एकड़ जमीन 1 सेकंड में क्या हो रही है, वो समाप्त होती जा रही है। अब वर्ल्ड बैंक ने एक एस्टिमेट लगाया, एक अनुमान लगाया, और क्या अनुमान लगाया कि चलो ठीक है, ये सब कुछ हमने कर दिया, हमने नेचर को इम्बैलेंस कर दिया है, लेकिन अगर हम इसको कवर करना चाहते हैं, अपनी धरती को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? 5-fold ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू मीट द एक्सपेक्टेड फ्यूल बाय 2000। ये सब हम फ्यूल की वजह से तो कर रहे हैं, डंग बर्निंग हो रही है फ्यूल की वजह से, ईंधन चाहिए, फॉरेस्ट को काट रहे हैं ईंधन की वजह से। तो कहते हैं कि हमें 5 गुना ज्यादा क्या करनी चाहिए? प्लांटेशन करना चाहिए पौधों का, तभी जाकर के, और वो भी कब तक होगा? 2000 तक। 2000 जा चुका है, अब 2021 चल रहा है, लेकिन क्योंकि ये पब्लिश हुआ था 1994 में, तब उस समय के हिसाब से राइटर ने लिखा है कि 2000 तक एक्सपेक्टेड, अगर जो हमारा हमें फ्यूल चाहिए, अगर हम उसको चाहते हैं तो क्या होगा? हमें 5 गुना प्लांटेशन करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। राइटर ने एलिंग प्लैनेट के बारे में बहुत चीजें बता दी, कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और इसको सुधारने के लिए भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 48A में कहा गया है, हमारे संविधान में धाराएं हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, और 48A में पेड़ों को बचाने के लिए क्या कहा? द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री। के स्टेट क्या प्रयास करेगा? शैल एंडेवर, प्रयास करेगा, ट्राई करेगा, कोशिश करेगा, क्या करेगा? टू प्रोटेक्ट, एक तो प्रोटेक्ट करने की, और एक प्रोटेक्ट ही नहीं करना है, उसको इंप्रूव ही करना है। इंप्रूव करने की किसको? एनवायरमेंट को, कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा और उसको इंप्रूव करेगा। एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और जो कंट्री का जो अपना जंगल है उसको सेफ रखेगा, और जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ जीव जंतु जो हैं उनको भी सुरक्षित करेगा। संविधान में तो यह कानून बना दिया गया है। लेकिन राइटर कहता है उस समय 1994 में कहता है कि 44 साल हो गए, 44 ईयर्स, आफ्टर द 44 ईयर्स, संविधान के बनने के 44 साल बाद भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि कानून तो बन गए हैं, लेकिन उनको लागू करने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? एग्जाम्पल दिया, अनटचेबिलिटी का एक कानून बना था कि अस्पृश्यता का, कि भाई किसी को
जैसे बोलते रहे कि कुछ जातियां नीची हैं, वो टच नहीं कर सकती, कुएं से पानी नहीं भर सकती, लेकिन आज भी ये समस्या चली आ रही है। कास्टिज्म चला रहा है। नीची जातियां, ऊंची जातियां, ये ऊंची जाति है, ये लो कास्ट है, ये हाई कास्ट है, ऐसे चला आ रहा है। बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी चली आ रही है कि कानून बना दिए गए हैं लेकिन उनको लागू करने में काफी समस्याएं आ रही हैं। तो राइटर कहता है कि कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रयास करने पड़ेंगे। और कहते हैं 4 डिकेड्स, पिछले 4 दशकों से क्या हो रहा है, 3.7 मिलियन एकड़ पर ईयर फॉरेस्ट कटिंग। इंडिया में 3.7 मिलियन एकड़, इतनी जमीन से पेड़ हर साल कट जाते हैं। कहते हैं ये तो गवर्नमेंट ने आंकड़े दिए हैं, सरकार ने आंकड़े दिए हैं। जो रियल आंकड़े हैं ना, जो गवर्नमेंट के आंकड़ों से मैच नहीं करते, 8 टाइम्स मोर देन इट, इससे 8 गुना जाता है। यानी कि 8 गुना ज्यादा, अगर इसको हम 4 माने तो 32 मिलियन एकड़ पर ईयर के हिसाब से पेड़ भारत में कट रहे हैं। इसके बाद आइए देखते हैं कि आगे राइटर इसमें हमें क्या बताता है। नानी पालकीवाला ने बहुत चीजें बता दी हैं। अब एक इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहे हैं, जो 3 साल की स्टडी थी, यूएन ने की थी। और कैसे की थी, सैटेलाइट से और एरियल फोटोग्राफी से। सैटेलाइट की मदद से, एरियल फोटोग्राफी की मदद से 3 साल की स्टडी के बाद एक इन्वेस्टिगेशन दी उन्होंने। और इन्वेस्टिगेशन में क्या पाया कि इन 88 कंट्रीज, 88 देशों की इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि जो ह्यूमन फ्यूचर है उसको डिस्टॉर्ट करने में, उसको विकृत करने में, उसमें एक बाधा है, बहुत बड़ी चीज। वो क्या है, ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि यूएन ने डिक्लेयर कर दिया कि ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, ये एक सबसे बड़ा कारण है कि इंसान का फ्यूचर अच्छा नहीं बन पा रहा है। इन्होंने कहा कि जो फर्स्ट बिलियन, 1 बिलियन जो जनसंख्या में ग्रोथ हुई थी 1800 तक, उसको ग्रोथ होने में 1 मिलियन ईयर लगे थे। यानी कि 1 मिलियन ईयर लगे पहली बिलियन जनसंख्या को ग्रोथ होने में। कहाँ तक, 1800 तक हमारी जनसंख्या इतनी थी। अब और आगे 1900 में, इन 1900, यानी कि 100 सालों में 1 मिलियन ईयर में तो 1 बिलियन बढ़ा, और 100 सालों में 2 बिलियन, यानी कि इस 1 बिलियन में 1 बिलियन और जुड़ गया, 2 बिलियन जनसंख्या हमारी बढ़ गई। यानी कि 100 सालों में 1 बिलियन और 1 मिलियन ईयर में 1 बिलियन, तो कितनी हाई स्पीड से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। आगे फिर अगर 20th सेंचुरी की बात करें तो उस 2 बिलियन के बाद आगे 3.7 बिलियन और ऐड हो गया, यानी कि और ज्यादा स्पीड से जनसंख्या बढ़ती रही। और प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी है, ये है उस समय की जब ये आर्टिकल लिखा गया 1994 में। तो राइटर बताता है कि प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन क्या है, 5.7 बिलियन। लेकिन जो वास्तव में 2021 में जो हम आज की बात करें तो 7.9 बिलियन पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की। और जो एक बहुत बड़ा कारक है, बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी जनसंख्या के बढ़ने के कारण हमारी ग्रोथ में, कि हमारा फ्यूचर सेफ नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना चाहिए, उसके कुछ सॉल्यूशन दिए हैं। नंबर 1, फर्टिलिटी रिडक्शन। जो प्रजनन दर है, जो जन्म दर है, बच्चों का जो जन्म हो रहा है उसको कम किया जाए। राइज इन इनकम, इनकम बढ़ाई जाए। जब इनकम बढ़ेगी तो लोगों का ध्यान जनसंख्या बढ़ाने की तरफ कम जाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ेगी, उनके इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। स्प्रेड एजुकेशन, एजुकेशन को बढ़ाया जाए, शिक्षा का प्रसार किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए, उनको परिवार नियोजन के बारे में बताया जाए, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाए। हेल्थ इंप्रूवमेंट होने चाहिए। स्वास्थ्य सुधार का मतलब ये नहीं है कि स्वास्थ्य सुधार के कारण जनसंख्या को बढ़ाते जाना है। स्वास्थ्य सुधार का कारण है कि जो भी जिए, जब तक जिए स्वस्थ जिए। ये नहीं है कि लोगों को मार करके जनसंख्या को कम किया जाए। जो हैं, जो जीवित हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा गुजरे। और स्टॉप पॉपुलेशन, पॉपुलेशन को रोकना चाहिए आगे बढ़ने से, कि आगे जो है प्रजनन दर जो है, जो बर्थ रेट है, उसको कम किया जाए। इस प्रकार से
नानी पालकीवाला ने बहुत सारे सॉल्यूशन भी बता दिए हैं। राइटर नानी पालकीवाला कहते हैं कि भारत में अक्सर ये सोचा जाता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा काम होगा, लेकिन पालकीवाला जी कहते हैं कि मोर चिल्ड्रन का मतलब मोर वर्क नहीं है, इसका मतलब है मोर अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा बेरोजगारी, ज़्यादा जनसंख्या ज़्यादा बेरोजगारी। और इससे एक प्रॉब्लम और होती है कि अमीर जो है वो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। तो एक तो गरीबी को और एक पॉपुलेशन को, इनको आपको कंट्रोल करना चाहिए, तभी किसी भी देश की, किसी भी राष्ट्र की, पूरी दुनिया का विकास संभव है। एक बात और कही है कि अगर हम पॉपुलेशन बढ़ाते रहे, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमंस एंड कैचर, तब पशुओं में हमारे बीच में क्या फर्क है। तो हम सोच सकते हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हमारे अंदर विजडम है, हमारे अंदर दिमाग है, माइंड है, तो हमें फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना चाहिए। राइटर उस समय के हिसाब से बताता है कि उस समय इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका से 920 मिलियन ज्यादा थी। यानी कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका की अगर आप पॉपुलेशन जोड़ लें, उससे भी 920 मिलियन ज्यादा भारत की पॉपुलेशन थी। और इसके बाद राइटर हमें एक कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। कमीशन का नाम है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ब्रांडेड कमीशन। इसमें एक इंडियन भी इसके मेंबर थे, उन इंडियन का नाम था मिस्टर एल.के. झा। और एल.के. झा ने बड़े सोच विचार करके एक बात लिखी है जो बहुत ही गहन डीप थिंग है, जो बहुत ही गहरी बात है। क्या है? आर वी टू लीव आवर सक्सेसर, जो हमारे सक्सेसर्स हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, आ स्कॉर्च्ड प्लैनेट। स्कॉर्च्ड क्या होता है? बहुत गर्म, हीट। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक स्कॉर्च्ड प्लैनेट देंगे, एक ऐसा ग्रह देंगे जिसमें डेजर्ट होंगे, रेगिस्तान होंगे, इम्प्रोविज्ड लैंडस्केप, बहुत बेकार जमीन होगी जिसकी, एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और जिसका एनवायरनमेंट कैसा होगा? बहुत ही गंदा होगा, बेकार होगा। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ऐसा कुछ सौंप करके जाएंगे? ये बात कही है एल.के. झा ने, इस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है। अब नानी पालकीवाला चैप्टर के एंड की ओर बढ़ता है, अपना आर्टिकल फिनिश करने की ओर, और कहता है कि अब दुनिया को अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने जीवन के प्रति तो ध्यान देना ही है, लेकिन इसके अलावा उनकी एक चिंता और बढ़ गई है, और वह है अपने अर्थ के प्रति। कि अर्थ के प्रति अब उनको खुद से ज्यादा ध्यान देना है, तभी वो इस अर्थ पे सही तरीके से रह पाएंगे। अब मार्गरेट थैचर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपने उस समय में जब वे प्राइम मिनिस्टर रहे थे तो कहा था, नो जनरेशन हैज अ फ्री होल्ड ऑन दिस अर्थ। किसी भी जनरेशन का इस अर्थ पे, इस धरती पे फ्री होल्ड नहीं है, अधिकार नहीं है। कोई ये सोचे कि इस धरती पे मेरा जन्म हो गया है तो ये मेरी है, किसी का भी इस पे फ्री होल्ड नहीं है। ऑल वी हैव इज अ लाइफ टेनेसी। हमारा जीवन तो यहाँ पर क्या है? एक किराए की तरह है। हम तो यहाँ एक किराएदार की तरह हैं इस धरती पर, कि आते हैं, अपनी ड्यूटी निभाते हैं और चले जाते हैं। विद अ फुल रिपेयरिंग लीज। कहते हैं कि ये जमीन लीज पर ले ली है, 90 साल के लिए लीज पर इसको हम यूज करेंगे, तो हम उसको यूज तो करेंगे, उसका ध्यान भी तो रखेंगे। तो मार्गरेट थैचर ने यही कहा है कि हम यहां पर केवल एक किराएदार की तरह हैं, और हमारी ड्यूटी क्या है कि जब तक हम यहां रहें तब तक इस धरती की रिपेयर करते रहें। रिपेयर का मतलब क्या है? इस धरती को साफ सुथरा, स्वच्छ रखें। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, जिन्होंने 4 बायोलॉजिकल सिस्टम बताए थे, इसमें जो ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, फिशरीज, ये चीजें बताई थी, उन्होंने भी कहा है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड दिस अर्थ फ्रॉम आवर फोरफादर्स। ये हमें अपने फोरफादर्स से नहीं मिली है, अपने पूर्वजों से नहीं मिली है कि उन्होंने हमें दी है ये। वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। हमने इसे अपने बच्चों से उधार ले रखा है।
उधार ले रखा है बच्चों से, मतलब कि जो हमारी आगे जनरेशन आएगी हमें उसको सौंप करके जाना है कि ये आपकी चीज थी भाई, अब आप इसको संभाल लो। फिर वो अपनी जनरेशन को, जो आगे जनरेशन आएगी उसको सौंपेंगे कि आप इसको संभालो। तो लेस्टर आर ब्राउन ने कहा है कि हमारे, ये नहीं कि हमारे पूर्वजों ने इसे हमें सौंप दिया, हमने तो इसे उधार ले रखा है अपनी आने वाली जनरेशन से। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से नानी पालकीवाला ने अपने कंसर्न को, अपनी चिंता को व्यक्त किया है और हमें एक मैसेज दिया है कि वी मस्ट प्रिजर्व दिस अर्थ, हमें इस धरती को बचा करके रखना है, इसको स्वच्छ रखना है, सुंदर बनाना है और इस पे एक अच्छा जीवन जीना है। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।